हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे पाइप इंडस्ट्री की। पाइप इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी कंपनीज की। ठीक है, जैसे एस्ट्रल पाइप्स है, सुप्रीम पाइप्स है, अपोलो पाइप्स है, फिनोलेक्स है। इन सभी कंपनीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उससे पहले इसकी इंडस्ट्री को समझेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसकी इंडस्ट्री का पता होना बहुत जरूरी है। वो इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, क्या उसकी लॉन्जिविटी है, वो इंडस्ट्री आने वाले दिनों में क्या परफॉर्मेंस देगी, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट है उस इंडस्ट्री को, क्योंकि बेसिकली बहुत सारी इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस होता है। तो पाइप इंडस्ट्री से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या फोकस है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो मैं आपको एक क्विक इंडस्ट्री ओवरव्यू दे देता हूँ। पाइप इंडस्ट्री के अंदर जो पहले जो पाइप्स आते थे वो बेसिकली गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स आते थे। आपने लोहे के पाइप्स की फिटिंग्स देखी होगी काफी जगहों में और घरों में भी होती थी पहले। उन पाइप्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनके अंदर जंग लग जाता था, मतलब उनके अंदर रस्टिंग हो जाती थी। पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरी चीज, एक तो बल्कि होते हैं, हैवी होते हैं और मेटल होने की वजह से उनकी प्राइसिंग ज्यादा होती है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल है। ठीक है, एक तो प्राइस वैसे ही उनका ज्यादा है मेटल के साथ, प्लस ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, उनको फिट करना बड़ा मुश्किल होता है, उनकी जो इंस्टॉलेशन है थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो उसकी रिप्लेसमेंट में जो मार्केट में प्रोडक्ट निकल के करके आया वो था यूपीवीसी सीपीवीसी पाइप्स। और ये जो पीवीसी पाइप्स हैं इनकी खासियत ये है कि एक तो ये कंपैरेटिवली थोड़े से चीप है, इनकी क्वालिटी उससे बेटर है, इनमें जंक नहीं लगता और इनके अंदर जो एक रॉ मटेरियल जो कॉम्पोजिशन यूज करी जाती है वो इस तरीके से यूज करी जाती है कि ये हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, हर तरीके के वाटर को ये आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं इसी के जरिए। तो प्लास्टिक पाइप जो है काफी क्रूशियल है, कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, पानी को आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑयल एंड गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इनकी इंस्टॉलेशन कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, प्लम्बिंग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं और अब सीवरेज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी आ गए हैं धीरे धीरे। और प्लास्टिक पाइप्स ग्रेजुअली काफी पॉपुलर हो गए हैं जस्ट बिकॉज उनका वेट जो है हल्का है, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उनमें जंक नहीं लगता है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन स्ट्रॉन्ग है, उनकी लॉन्जिविटी अच्छी है, उनकी लाइफ अच्छी है, तो इसलिए प्लास्टिक पाइप की डिमांड्स धीरे धीरे करके मार्केट में बढ़ गई। और एक चीज जो आपको बताऊं वो बेसिकली है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल है ना, वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है, प्लस इंपोर्ट भी करते हैं जो यहाँ के लीडिंग प्लेयर्स हैं उसको बाहर से, तो एक बेनिफिट वो भी रहा है। और रॉ मटेरियल किसी भी कंट्री में अगर किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो तो वहां पे वो इंडस्ट्री जल्दी से ग्रो करती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर मैं आपको ये जो आप सामने एक पाई चार्ट देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे जो मार्केट का जो करंट जो पॉलीमर है, ठीक है, तो पॉलीमर्स यूज होते हैं इसको बनाने के लिए। तो बेसिकली 65% जो मार्केट है अभी वो यूपीवीसी की है जो डिमांड है, और 15% सीपीवीसी की है, 10 to 15% एचडीपीई पाइप्स की है और 0.5% पीपीई पाइप्स की। ठीक है, ये पाइप्स क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो ये टेबल है, इसमें जो यूपीवीसी पाइप है वो एग्रीकल्चर एंड रेसिडेंशियल वाटर सप्लाई के लिए यूज होता है। ठीक है, इसकी जो करंट मार्केट साइज है वो 254 बिलियन की है, काफी बड़ा एक मार्केट साइज है इसका। आपको पता ही है एग्रीकल्चरल डिमांड धीरे धीरे ग्रो कर रही है, मतलब काफी सालों से इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है, लेकिन अभी और ज्यादा डिमांड ग्रो कर रही है, पहली बात। दूसरी चीज, जो एक पहले जो मेटल पाइप जो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स होते थे उसको रिप्लेस किया जा रहा है, एक वो भी एक डिमांड उससे भी बढ़ रही है। सीपीवीसी पाइप्स आपने देखे होंगे रेसिडेंशियल प्लम्बिंग के अंदर यूज होते हैं, और बाकी जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, सब जगह सीपीवीसी पाइप्स का यूज होता है। एचडीपी पाइप जो है वो इरिगेशन, सीवरेज, सिटी गैस जो ट्रांसपोर्ट करनी होती है उन सभी चीजों के अंदर एचडीपी पाइप्स होता है। आपने येलो कलर का पाइप देखा होगा एक, जिन भी जगहों में इंडिया के अंदर जो एलपीजी है वो पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही है वो एचडीपी पाइप्स है। और एक है पीपीआर पाइप, स्पेशलाइज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो इनके वेरियस अपने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होते हैं, उसी तरीके से इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है बनाने के लिए। और इसका जो मार्केट साइज है वो 21 बिलियन का है, तो 400 बिलियन का मार्केट है, वो पूरा ब्रेकअप यहाँ मैंने दिया हुआ है। ठीक है, और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो यूपीवीसी की 11 से 12% की है, सीपीवीसी की 20 से 21% की है और एचडीपी की 12 से 13% की है। तो जो टॉप 3 जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी डिमांड आने वाले दिनों में काफी अच्छी है। तो नेट नेट ये एक पूरा ब्रेकअप है इस इंडस्ट्री का कि कौन से पाइप का कितना मार्केट है अभी। तो हम डिस्कस करते हैं कि टेलविंड्स क्या है। टेलविंड्स का मतलब ये है कि क्या सपोर्ट फैक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगे, हमें इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें पता होना चाहिए कि इन इन फैक्टर्स की वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो नंबर 1 जो फैक्टर है वो बेसिकली क्रिसिल रिसर्च के अकॉर्डिंगली वो ये है कि ये इंडस्ट्री जो है 550 to 600 बिलियन की हो जाएगी आने वाले FY25 तक, और जो ग्रोइंग रेट है वो 11 से 12% CAGR का है। अगर आप नीचे चार्ट देख रहे हैं तो इसमें क्लियरली एक चीज आप नोटिस करेंगे कि करंट जो मार्केट अगर आप देखेंगे FY20 तक जो ग्रोथ आई है ना, ये वाली ग्रोथ जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली जो आई है 10 to 12% के एक रेट से ग्रो करा है, और आगे जो उम्मीद है क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली वो 12 से 14% की ग्रोथ का है। तो काफी हेल्दी ग्रोथ देखी जाने वाली है आने वाले दिनों के अंदर डोमेस्टिक प्लास्टिक पाइप्स के अंदर, और उसका जो मेन रीजन है वो ये है, एक तो इरिगेशन के अंदर काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है,
क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स इरिगेशन फैसिलिटीज का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपको उतना ही जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो आपको और ग्रो करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी तो डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स रन कर रही है गवर्नमेंट, म्युनिसिपल बॉडीज, उसकी वजह से भी, मतलब प्रधानमंत्री सिंचाई कृषि योजना है जो PMKSY है, ऐसे ही अर्बन सेक्टर की जो एक योजना है जैसे जल जीवन मिशन है। जल जीवन मिशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट जब आई थी तो इन्होंने एक ये मिशन निकाला था कि हर घर में टैप वाटर पहुंचना चाहिए। जब टैप वाटर पहुंचाना है आपको तो ऑफकोर्स आपको पाइपिंग की जरूरत पड़ेगी वहां पे, राइट। ऐसे ही है हर घर जल योजना, ये भी सिमिलर है। वाटर एंड सप्लाई सैनिटेशन है, जहां पर भी पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पानी को पहुंचाना, ठीक है। गांव जो है हमारे, जो रूरल एरियाज है, बहुत से ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है, तो गवर्नमेंट का क्लियर इनिशिएटिव ये है कि जहां पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पानी को पहुंचाया जाए, और पानी को पहुंचाना है तो ऑफकोर्स आपको पाइपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही और भी हैं, स्वच्छ भारत मिशन, तो वहां पर भी आपको ये पाइप की जरूरत पड़ेगी। स्मार्ट सिटीज आपको बनानी है, अगर आप रेसिडेंशियल बनाते हैं, वो सारी चीजों के अंदर भी आपको पाइप की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक चीज है, जो जो मेटल पाइप जो पहले लगे हैं उनकी रिप्लेसमेंट भी होती है। जो रियल स्टेट में लगे हुए हैं, जो बाकी जगहों पे लगे हुए हैं, वहां पर इनको रिप्लेस करना पड़ता है, और वहां पे फिर जो डिमांड होती है वो आगे प्लास्टिक पाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और जो नए घर बन रहे हैं रेसिडेंशियल के अंदर, उनकी अंदर भी अगर जैसे जैसे रियल स्टेट ग्रो करेगा वैसे वैसे ये इंडस्ट्री पैरेलली ग्रो करेगी साथ साथ। और जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है वो कैपेक्स करते जाते हैं, नए नए प्लांट्स लगाते जाते हैं। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो हैं उसका एक ही बेनिफिट होता है कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उतना ही बेनिफिट उनको मिलता है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट भी काफी अच्छा है इंडिया का, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, क्योंकि जो यहाँ के प्लेयर्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी है। तो उस एंगल से देखा जाए तो जैसे जैसे कैपेक्स होता है वैसे वैसे इनके प्लान्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनकी प्रोडक्शन बढ़ती है। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ वैसे वैसे कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक है। तो एक रीजन ये भी है, जो टेलविंड्स है जो ये इन कंपनीज की परफॉर्मेंस में एक हेल्प करेंगे। और वही चीज जैसे मैंने आपको बताया, जैसे Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट के अंदर इंक्रीज होगी, उसी के साथ साथ डिमांड फॉर प्लास्टिक पाइप इंक्रीज होगा। और अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी उसके साथ साथ भी ये डिमांड इंक्रीज होगी। अगर आप देखेंगे डेवलप कंट्रीज जितनी भी हैं उनके अंदर जो पर कैपिटा पीवीसी कंजम्पशन है, जो ये पाइप्स की जो कंजम्पशन है, जो यूजेज है, वहां पर आप देखेंगे काफी ज्यादा है। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया से तो 5 6 7 8 टाइम्स भी ज्यादा है। अगर आप चाइना में देख लें, चाइना ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है, ठीक है, जितना इंडिया का 2.4 है, और बाकी कंट्रीज का सबका इंडिया से ज्यादा है, ठीक है। ताइवान इज 36.7%। तो बेसिकली इंडिया भी काफी पीछे है। इंडिया में काफी सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पर ये पाइप इंडस्ट्री से रिलेटेड अभी ग्रो करेंगी। रियल एस्टेट ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, उसके साथ साथ इंडिया में, बिकॉज अगर इंडिया एक डेवलप कंट्री बनेगा आने वाले सालों में इन कंट्रीज की तरह, तो ऑफकोर्स ये सारी चीजें भी बढ़ेंगी, ठीक है। अब जो मैं आपको यह बताऊंगा वो बेसिकली ये है, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है ना हमारे, वो मार्केट शेयर को धीरे धीरे करके गेन करते जा रहे हैं। एक बेनिफिट ये भी है, क्योंकि हम तो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम तो यही चाहेंगे कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। और जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो अपने मल्टी लोकल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। मल्टी लोकल स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि वो अलग अलग एरियाज के अंदर अपने प्लांट्स को सिचुएट कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो लोकेशन है वहां पर प्लांट को लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाइप को ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, बहुत ही बल्कि प्रोडक्ट है। एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचाने के लिए बहुत कॉस्ट आती है। तो इन्होंने स्मार्टली क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जहां जहां पे डिमांड है वहां वहां पे इन्होंने अपने, उनको डिमांड तो ऑल ओवर इंडिया में ही है, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इन्होंने अपने प्लांट्स लगा दिए हैं और ये वहां से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। पहला इनको जो बेनिफिट मिला है ऑर्गेनाइज ब्रांड्स को इंक्रीज करने का, वो यही है कि इनके पास में पैसा है, इन्होंने सही तरीके से अपना कैपेक्स किया है, सही तरीके से इन्होंने लोकेशंस को चूज करके वहां पे इन्होंने अपने प्लांट्स को फिट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी स्ट्रांग है इनका, हर जगह पे ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, जहां पर भी डिलीवरी देनी है वहां पहुंचा देते हैं। तो चैनल काफी स्ट्रांग है इनके। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, तो बेसिकली जो पाइप है ना उसको बनाने के लिए क्या, आपने मशीन लगाई, सीधा सीधा एक पाइप बना दिया, और जितना भी डायमीटर का रिक्वायरमेंट है आपने वो पाइप बना दिया। लेकिन जो फिटिंग्स होती है ना प्लास्टिक की, उनको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब उसके लिए आपको अलग अलग प्लांट लगाना पड़ेगा, अलग अलग मशीन लगानी पड़ेगी, तो उसके अंदर क्या होता है, अलग कॉस्ट आती है। तो जो छोटे प्लेयर्स हैं वो इतनी कॉस्ट नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हर तरीके की मशीन है उनके पास हर तरीके की टेक्नोलॉजी है, तो उसको उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वैरायटी की फिटिंग्स आती हैं, ठीक है, प्लम्बिंग के अंदर। तो नेट नेट ये है कि बड़े प्लेयर्स को ये बेनिफिट होता है, और वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाते जाते हैं। जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आती जाती है मार्केट से, कस्टमर जो बोलता है वैसा बनाते जाते हैं, और वैसे ही ये कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। तो वो काफी एक बेनिफिट है इनको ग्रो करने में। और एक चीज जो है, डाइवर्सिफिकेशन इनटू ओवरहेड टैंक्स, मतलब जो वाटर टैंक्स होते हैं उसकी भी एक अच्छी मार्केट है। 50 to 55 बिलियन की मार्केट है अभी करंट में, और आगे वो ग्रो करेगी। तो बेसिकली ये धीरे धीरे करके उसमें भी एंटर हो रहे हैं।
अगर आप ये नीचे ग्राफ देख रहे हैं तो उसमें क्लियरली आप देख पाएंगे जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं वो FY10 तक 50-50 का रेशियो यहाँ तक था इनका, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ से ग्रो किया, मतलब इन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जो रेशियो है उसको मार्केट को छीना और फिर ये और ग्रो कर रहे हैं और ये आगे भी ग्रो करते जा रहे हैं। तो नेट नेट आप देख रहे हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे खत्म, मतलब कम हो रहा है, फिर आने वाले दिनों में मुझे लगता है खत्म ही हो जाएगा 5-10 सालों के अंदर, 10-20 साल में। और बेसिकली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो धीरे धीरे करके इसको पूरा कैप्चर कर लेगा। एक बेनिफिट ये भी है इन कंपनीज के साथ इन्वेस्ट करने का। जो बड़े प्लेयर्स हैं FY12 तक आप देखेंगे ये 5 प्लेयर्स थे। ये 5 प्लेयर्स कौन से हैं? सुप्रीम इंडस्ट्री है, फिनोलेक्स है, आशीर्वाद पाइप्स है, एस्ट्रल पाइप्स है और प्रिंस पाइप्स है। और FY15 में भी ये 5 ही प्लेयर थे, लेकिन इनके अंदर आप देखेंगे मार्केट उन्होंने गेन किया तो धीरे धीरे करके इनका पोर्टफोलियो इंक्रीज हुआ, इनके रेवेन्यूज इंक्रीज हुए, मार्केट शेयर इन्होंने और कैप्चर किया। उसके बाद FY18 के अंदर 2 नए प्लेयर इसके अंदर ऐड हुए, अपोलो पाइप्स एंड जैन इरीगेशन। और यहाँ आप नोटिस करेंगे तो जैन इरीगेशन का शेयर जो है नीचे गया है, अपोलो ने थोड़ा सा और कैप्चर किया है। तो नेट नेट अभी यही बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में। और टॉप 3 प्लेयर्स अगर आप बात करेंगे तो सुप्रीम, फिनोलेक्स एंड आशीर्वाद है। लेकिन आशीर्वाद जो है वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो मार्केट के हिसाब से जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो सुप्रीम है, फिनोलेक्स है एंड एस्ट्रल पाइप्स है, ठीक है। तो ये 3 बड़े प्लेयर हैं। और आगे इन सभी प्लेयर्स के बारे में और डिटेल में इनके स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। जो रॉ मटेरियल है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो क्रूड ऑयल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली कोरिलेट करती है। क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है तो इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। पॉलीमर्स बनाने के लिए क्रूड ऑयल का काफी एक बड़ा यूज होता है। तो जब जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तब तक इन स्टॉक्स की थोड़ी सी पिटाई होती है, क्योंकि इनके मार्जिन डिक्रीज होते हैं, उस इनके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस पर इम्पैक्ट आता है, तो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी इम्पैक्ट आता है। और सभी कंपनीज जो अपना रॉ मटेरियल है वो डोमेस्टिक प्लेयर से भी लेती हैं, जो पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं, प्लस उसको इंपोर्ट भी करती हैं, ठीक है। नीचे चार्ट में दिखा रखा है कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए कितना कितना ये इंपोर्ट करते हैं और ये डोमेस्टिक से लेते हैं। तो मतलब यूपीवीसी के आप देखेंगे ऑलमोस्ट 50-50 है, 50% डोमेस्टिक से मिल जाता है, 50% इंपोर्ट कर लेते हैं। सीपीवीसी के अंदर इंपोर्ट सबसे ज्यादा है, इसकी प्राइसिंग सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड एक्सपेंसिव होती है। और एचडी के अंदर भी लगभग लगभग 55-45% के आसपास है। और पीपीआर तो बिल्कुल इंडिया में ही जितना रॉ मटेरियल है उससे ही बन जाता है, इसकी डिमांड इंडियन रॉ मटेरियल से कंप्लीट हो जाती है। और कोविड-19 के अंदर कुछ कंट्रीज ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी सीपीवीसी इंपोर्ट्स पे। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर आपको ड्यूटी ज्यादा देनी पड़ेगी, टैक्सेशन बढ़ा देते हैं उसके अंदर। उसका मतलब ये होता है कि आप बाहर से ना मंगा करके अपनी कंट्री से ही खरीदो, क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर्स जिनका मैंने नाम आपको बताया अभी, ये सब एक्सपोर्ट भी अच्छा करते हैं, तो इनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट था। क्यों? क्योंकि जो जिस जिस कंट्री को एक्सपोर्ट करते थे वहां पे एंटी डंपिंग लग गया, तो वहां पे फिर जो इम्पोर्ट्स हैं वो डिस्करेज हो गए। तो उन कंट्रीज ने जो इनसे माल जो वो खरीदते थे वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, मंगाना थोड़ा कम कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वो डिमांड कहीं ना कहीं वापस से अब ट्रैक पे आ रही है, ठीक है, ठीक है। वो डिमांड नॉर्मलाइज हो रही है धीरे धीरे। तो ये तो हो गई इंडस्ट्री की ओवरऑल बात, ठीक है। आई बिलीव आपको काफी अच्छा एक आइडिया मिल गया होगा। तो ये तो हो गई इंडस्ट्री की बात। और इंडस्ट्री में नेट नेट आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा कि इंडस्ट्री काफी फ्लरिश है, आने वाले दिनों में काफी ग्रो करेगी। जिस तरीके से गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, नए नए योजनाएं आती हैं और पानी को पहुंचाने के लिए और बाकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो रियल स्टेट इंडिया में ग्रो कर रहा है। और जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया, जो एक कंजम्पशन है इंडिया के अंदर वो ऑलमोस्ट 2.5% की है अभी। और जो वर्ल्ड के अंदर जो ताइवान की कंजम्पशन 36-7% के आसपास है, चाइना के ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। तो इंडिया जैसे जैसे करके एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे जो पीवीसी की जो रिक्वायरमेंट है, जो ग्रोथ है, वो तेजी से ग्रो करेगी, ठीक है। इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है। और अब बात करते हैं इनके स्टॉक्स की, वो स्टॉक्स जो मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मार्केट लीडर से शुरू करते हैं, ठीक है। जो मार्केट लीडर है वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्री काफी रिनाउंड है और 4,20,000 मेट्रिक टन की इनकी पॉलीमर्स की प्रोडक्शन है एनुअली, जो कि बहुत बड़ा एक लार्ज नंबर है। इसके 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारा इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। इनको ट्रांसपोर्ट करने में ईजी होता है। तो 25 प्लांट्स आप समझ ही सकते हैं किस किस लोकेशन पे इन्होंने लगाए होंगे। कंपनी 2 नए प्लांट्स अभी बना रही है, 700 करोड़ रुपए कंपनी खर्च कर रही है और काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है कंपनी। आने वाले 2 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। सुप्रीम इंडस्ट्री के पास मार्केट का 15% शेयर है और 11% ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। मतलब जो 3 कंपनीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं, मतलब कि जो लिस्टेड है, उनका नेट नेट आप ये समझो कि सुप्रीम के पास में 15% का मार्केट शेयर है, जो कि काफी एक हेल्दी नंबर है। और इनके प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो सारे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने पूरा ये फोटोग्राफ लगा दिया इनकी एनुअल रिपोर्ट से निकाल करके। ये पाइप्स बनाते हैं, वैरायटी के पाइप्स बनाते हैं, ठीक है। वाटर टैंक्स बनाते हैं, सारी चीजें बनाते हैं जो भी प्लम्बिंग से रिलेटेड है। ये मोल्डेड फर्नीचर बनाते हैं प्लास्टिक का, ठीक है। टेबल चेयर सब बनाते हैं। वो फोटो में यहाँ पे सिर्फ चेयर दिखा रखी है। जो भी पैकेजिंग के अंदर प्लास्टिक यूज होता है ये उसको बनाते हैं। ये गैस सिलेंडर्स हैं जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, कंपोजिट गैस सिलेंडर्स। धीरे धीरे इनकी डिमांड भी बढ़ रही है।
ये कुछ दूसरे पाइप्स हैं जिनमें मेटल भी यूज होता है और बाहर से प्लास्टिक के होते हैं, ये वो वाले पाइप्स हैं। ये मैट्स बनाते हैं, बाकी सारी हर एक चीज बनाते हैं, मतलब काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज का। इनके रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे 2017-18 से तो ऑलमोस्ट 4900 करोड़ से करते थे और आज 9200 करोड़ से कर रहे हैं। तो हर साल ये कंपनी काफी अच्छे एक मार्जिन से ग्रो कर रही है। नेट नेट अगर आप देखेंगे 20% हर साल ये ग्रो करते हैं, क्योंकि काफी एक हेल्दी नंबर है 20-25% की ग्रोथ दिखाना एवरी ईयर, ठीक है। और किस प्रोडक्ट के अंदर कितना ग्रो करते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। और कंपनी जो है 20 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी करती है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज के अंदर, और काफी सारे इनको अवार्ड्स भी मिले हैं। तो सुप्रीम इंडस्ट्री काफी वेल प्लेस्ड प्लेयर है मार्केट के अंदर, काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, कैपेक्स कर रहा है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ है। ये इनकी एनुअल रिपोर्ट में ही एक स्निपेट था जो मैंने वहां से निकाला है। तो कंपनी जो है डेट फ्री है, इनके पास कैश रिजर्व अच्छे हैं, 738 करोड़ के हैं। इनके रॉ मटेरियल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया काफी चैलेंजेस होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाता है, रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, तो इनके मार्जिन श्रिंक करते हैं। लेकिन फिर भी कंपनी ने अच्छे मार्जिन मेंटेन किए हैं और इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी बेटर रहे हैं हर साल के कंपैरिजन में, ठीक है। और कंपनी ने कैपेक्स के बारे में बताया, जो मैंने आपको बताया 700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। और अगर इनके वैल्यूएशन की बात करी जाए तो वैल्यूएशन में आप देखेंगे करंट जो प्राइस है इसका वो 2806 रुपीज का है, ठीक है। 2806 रुपए पे अभी ये ट्रेड कर रहा था, मतलब कल के दिन जब मैंने ये इसका वहां से डेटा निकाला है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। इसका जो पीई है वो 41 का है, पीई 41 का है। इंडस्ट्री का पीई और भी ज्यादा है। बेसिकली 41 का पीई मेरे हिसाब से ये फेयरली प्राइस है, जिस हिसाब से ये हाई ग्रोथ कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, इनके जो कैश फ्लोज हैं वो पॉजिटिव है, उस हिसाब से पीई मुझे फेयर लगता है। जो इसका पैग रेशियो है 2.76 का, इसका क्लियर मीनिंग ये है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक है, बट हाई ग्रोथ कंपनीज आपको ओवर वैल्यूड ही मिलेंगी। लोग उसको अच्छी वैल्यू देते हैं। जब भी प्राइस थोड़ा सा भी मार्केट में कभी भी करेक्ट होता है तो लोग उसमें एंट्री ले लेते हैं, लोग उसमें बाइंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी ना किसी की ये वॉच लिस्ट के अंदर ये स्टॉक्स रहते ही हैं। इसका आरओसीई 26.8% का है, आरओई 21% का है, जो काफी हेल्दी है, ठीक है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 19% की है, सॉरी ये भी 3 ईयर ही है। 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 23% की है। तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप देख रहे हो, कंपनी हेल्दी ग्रो कर रही है। तो नेट नेट वैल्यूएशन मुझे ठीक लगते हैं। पी 41 का है। आपको जब अगर इसमें न्यू पोजीशन बनानी है तो आप वेट करें, जब भी कोई मार्केट करेक्शन के अंदर आपको प्राइस 5-10% नीचे मिल जाए तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। जो भी मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ आपको वो एक शेयर करने के लिए, दैट्स इट। तो जो नंबर 2 प्लेयर है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आप देखेंगे वेरियस प्रेशर पाइप्स बनाते हैं, काफी वैरायटी के डायमीटर्स के पाइप्स बनाते हैं। उनकी प्रोडक्ट रेंज मैंने यहाँ पे लगा रखी है, आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स के अंदर, काफी सारे प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। जो मेजर डिमांड इनको आती है वो आती है एग्रीकल्चर सेक्टर से, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ सबसे इनको डिमांड मिलती है। उनके लिए प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं और काफी ट्रस्टेड ब्रांड है ये इंडिया के अंदर। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पुणे रत्नागिरी में है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो काफी हेल्दी है। 3,70,000 मेट्रिक टन है जो पर एनम ये प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके पास मार्केट शेयर 9% का है, ठीक है। तो जो सुप्रीम है उसके पास में ऑर्गेनाइज जो एक मार्केट शेयर है वो 11% का था। फिनोलेक्स के पास 9% का मार्केट शेयर है, काफी हेल्दी मार्केट शेयर है इनके पास। तो जो पीवीसी है वो काफी मेन इंग्रेडिएंट है प्लास्टिक पाइप्स के अंदर। तो कंपनी ने क्या किया, रत्नागिरी के अंदर एक 650 एकड़ का पूरा प्लांट ही बना दिया, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए। और कंपनी ने जो जो सेटअप बैठाया पूरा का पूरा वो कोलैबोरेशन में बनाया एक जर्मन कंपनी के साथ, और जर्मन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं उसमें, ये जो कि काफी एक इंटरेस्टिंग है मार्केट के लिए, प्रोडक्ट डिमांड के हिसाब से भी काफी एक अच्छा पॉइंट है ये। और ये सॉल्वेंट एंड सीमेंट लुब्रिकेंट्स भी बनाते हैं, आप फोटोग्राफ्स में देख पा रहे होंगे। और कुछ मार्केट शेयर इनको वहां से भी आता है, कुछ रेवेन्यू इनको वहां से भी अच्छा हेल्दी जनरेट होता है। और फिनोलेक्स ब्रांड का एक बेनिफिट पता है क्या है, फिनोलेक्स पाइप्स भी आता है और फिनोलेक्स केबल्स भी आते हैं। तो जो फिनोलेक्स केबल्स बनाते हैं वो फिनोलेक्स पाइप्स को रिलेट कर लेते हैं, जो फिनोलेक्स पाइप्स खरीदते हैं वो फिनोलेक्स केबल्स को रिलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड को ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिलता है, तो मार्केटिंग में काफी हेल्प होती है उससे, ठीक है। तो एक रीजन वो भी है, फिनोलेक्स की अच्छी ब्रांड है मार्केट के अंदर, काफी अच्छी इनकी एक पकड़ है। और अगर आप फिनोलेक्स की वैल्यूएशन की बात करेंगे तो वैल्यूएशन आप देखेंगे कि जो करंट प्राइस है 190 का है, पीई रेशियो 42 का है, पैक 2.48 का है। तो पैक रेशियो के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है स्टॉक, ठीक है। पी रेशियो 42 का है, मेरे हिसाब से ठीक है, बट स्टिल स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है पीछे के दिनों में। आरओ 21.9% का है, आरओसी 27.4% का है, हेल्दी आरओ है कंपनी का।
3 ईयर सेल्स ग्रोथ 15% की है, 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 28% की है, ठीक है। पिछले दिनों में थोड़ा सा मैनेजमेंट रिलेटेड इशू रहे थे, लेकिन वो सब अब सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। कंपनी एकदम राइट ट्रैक पे है अभी। तो नेट नेट ये फिनोलेक्स क्या है, और फिनोलेक्स काफी अच्छा एक प्लेयर है, 9% का शेयर है इनके पास। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, सॉल्वेंट सीमेंट लुब्रिकेंट्स है, फिटिंग्स एंड पाइप्स है, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रांग है, अपना ही रॉ मटेरियल खुद ही अब रिवर्स टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ। तो नेट नेट अच्छी कंपनी है, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। बाय एंड सेल करने से पहले अपना एक बार एनालिसिस जरूर कर लें। जो अगली कंपनी है वो है एस्ट्रल पाइप्स। इसमें क्लियर डिस्क्लेमर मैं आपको ये देना चाहूंगा कि मैं खुद एस्ट्रल पाइप्स के अंदर इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरा जो व्यू पॉइंट है थोड़ा सा बायस हो उसको लेकर के, ठीक है। बट स्टिल मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं है इस स्टॉक को लेकर के। अगर इसके फंडामेंटल्स मैं आपको बताऊं तो बेसिकली मार्केट शेयर इसके पास 7% का है, ठीक है। जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं वो काफी हेल्दी हैं, मतलब दो तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। ऑफकोर्स जो पाइप्स की हम बात करें तो 2,75,000 मेट्रिक टन बनाते हैं ये, और एडेसिव्स में भी काफी हेल्दी इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। 96,000 मेट्रिक टन ये वहां बनाते हैं। और एस्टेल पाइप्स की जो प्रोडक्शन है ना वो वेरियस ज्योग्राफिक्स के अंदर है, मतलब इंडिया में तो इनके प्लांट्स है ही हैं, ये 3 कंट्रीज में भी और दूसरी कंट्रीज में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, और 25 कंट्रीज से ज्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो एस्ट्रल जो है वो 18 से ज्यादा इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कंट्री के अंदर, ठीक है। और जितने भी इनके यूनिट्स हैं उसके अंदर ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड फीडिंग सिस्टम्स हैं इनके, मतलब एकदम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और इनका क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट काफी स्ट्रांगली कंट्रोल करता है इनकी क्वालिटी को। इनके जो डिफेक्ट्स हैं वो बहुत कम आते हैं, मतलब डिफेक्ट्स कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं उसमें इनकी वेस्टेज बहुत कम आती है, मतलब बहुत मार्जिनल परसेंटेज है जिसमें डिफेक्ट आते हैं। तो उसका बेनिफिट इनको यही मिलता है, लो वेस्टेज के अकॉर्डिंगली जो इनके मार्जिन है वो इंप्रूव होते हैं। तो उसमें एस्ट्रल काफी एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस एंगल से, क्वालिटी के एंगल से। तो कंपनी ने भी रिसेंटली एंट्री ली है फॉसेट्स एंड सैनिटरी वेयर के अंदर, ठीक है। पाइप्स में डील करते हैं, एडेसिव्स में डील करते हैं, अभी ये सैनिटरी वेयर में भी एंटर हो गए हैं, जिसका मार्केट कैप, जिसका बिजनेस पोटेंशियल देखा जाता है 15,000 करोड़ तक का मार्केट है। तो कंपनी अब उसमें भी एंटर हो गई है, और उसके नंबर्स मैंने यहाँ नहीं डाले हैं। और कंपनी ने भी रिसेंटली एक जेम पेंट्स कंपनी है, साउथ इंडियन कंपनी है वो, उसको एक्वायर किया है। वो पेंट इंडस्ट्री की कंपनी है, इंडस्ट्रियल और डेकोरेटिव पेंट्स बनाती है, और उसकी कैपेसिटी 36,000 किलो लीटर्स पेंट प्रोडक्शन करने की है। तो कंपनी अब इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद पेंट इंडस्ट्री में भी एंटर हो रही है। तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, ठीक है। इनका अच्छा एक होल्ड है पाइप्स के अंदर, पीवीसी के अंदर, जो एडेसिव्स बनाते हैं उसमें इनका काफी अच्छा होल्ड है, ठीक है। वो एडेसिव्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए काफी हेल्दी है, यहाँ मैंने फोटोग्राफ लगा रखा है। ये सारे प्रोडक्ट्स जितने भी बनाते हैं ये सब एडेसिव्स के प्रोडक्ट्स हैं। ये वाटर टैंक्स बनाने लगे हैं। पेंट कंपनी इन्होंने एक्वायर करी है, पेंट आ गई है और उसमें प्रोडक्शन करेंगे। सैनिटरी वेयर में भी कंपनी एंटर हो गई है। तो नेट नेट कंपनी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रही है, काफी स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रही है, अपने ही सेगमेंट में है, मतलब रियल स्टेट से रिलेटेड जिन जिन चीजों की जरूरत है कंपनी उसमें एंटर होती जा रही है। पाइप्स, कोई घर बनता है तो उसमें पाइप का यूज होता है, उसमें पेंट का यूज होता है, उसमें एडेसिव्स का यूज होता है, सैनिटरी वेयर की रिक्वायरमेंट आती है। तो कंपनी धीरे धीरे अपने ही सेगमेंट में एक्सपैंड करती जा रही है, अपनी ही मार्केट को बड़ा करती जा रही है। ये काफी एक स्ट्रांग पॉइंट है एस्ट्रल पाइप्स के साथ। तो वैल्यूएशन देखी जाए तो करंट स्टॉक प्राइस जो है वो 1652 का है। पिछले 10 दिनों में काफी अच्छा इसने रिटर्न बना करके दिया है, काफी तेजी से इसमें रैली आई है। जो पीई है वो 99.4 का है, ऑलमोस्ट 100 का पीई है। मतलब मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है स्टॉक, ठीक है। 100 का पीई बहुत ज्यादा है, बट वही है कि कैश रिच कंपनी है, और कैश रिच कंपनीज के साथ ये होता ही है कि लोग उसमें ज्यादा एंट्री लेते हैं क्योंकि डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है, एक रीजन वो भी होता है। दूसरा तीसरा रीजन ये होता है कि इनका जो फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए तो कंपनी अलग अलग एक्विजिशंस करती है, अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनके स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, इनकी क्वालिटी डिपार्टमेंट अच्छा है, तो उस एंगल से स्टॉक की डिमांड भी बढ़ जाती है। फिर लोग ज्यादा इसको लॉन्ग टर्म के एंगल से होल्ड करने के लिए बाय करते हैं, तो इसीलिए इसका पीई भी ज्यादा है, ठीक है। पेग रेशियो 4.80 का है, जो कि हाईली ओवर वैल्यूड बताता है इसको। सुप्रीम का और फिनोलेक्स का 2 पॉइंट समथिंग है, इसका 4.8 है, डबल है ऑलमोस्ट। आरओई 17.7% का है, आरओसीई 25.1% का है, जो कि हेल्दी है। और 3 इयर्स सेल्स ग्रोथ 26% की है, 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 22% की है। तो इसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप इनसे कंपेयर करेंगे बाकी की दो कंपनीज से, तो काफी अच्छी है इसकी सेल्स ग्रोथ। मतलब अगर आप सुप्रीम की देखेंगे तो उसकी सेल्स ग्रोथ 19% और 23% है 3 3 साल की। लेकिन अगर आप एस्ट्रल की देखेंगे तो इसकी ऑलमोस्ट 5% दोनों ही उसमें ज्यादा है, सेल्स में और प्रॉफिट में। तो इसीलिए भी इसका जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा हेल्दी है कंपेयर टू अदर कंपनीज, बट थोड़ा सा ओवर प्राइस है। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहें, अगर स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करना चाहें, बाय करना चाहें, तो किसी भी मार्केट करेक्शन का वेट करें, कोई बड़ा करेक्शन आता है तभी आप इसमें एंटर हो जाएं। थोड़ा सा वेट करें, इस प्राइस पॉइंट पे स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट स्टिल मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये कंपनी समझ आती है, आपको इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो समझ आता है, इनकी फ्यूचर ग्रोथ समझ आती है, तभी आप इसमें एंट्री लें।
तो नेट नेट ये कंपनीज काफी डाइवर्सिफाइड इनके पोर्टफोलियोज हैं, अलग अलग रेवेन्यू मॉडल्स हैं इनके, जहां से इनको रेवेन्यू आता है, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन हैं इनके। लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखते हुए मुझे लगता है कि ये कंपनीज अच्छा करेंगी। इंडस्ट्री की ग्रोथ ही ऑलमोस्ट 12 से 14% की देखी जा रही है आने वाले सालों के अंदर। तो अगर इंडस्ट्री 12% से ग्रो करती है, फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, 12% से इंडस्ट्री ग्रो करती है, 6% से इन्फ्लेशन ग्रो करता है, तो 12 से 18% तो वैसे ही हो गया। तो अगर ये कंपनीज 18% या 20% से ग्रो करती हैं तो एक बहुत अच्छा एक इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका है इसमें पैसा बनाने का। बट स्टिल ये सब जो है, ये सब एक नंबर्स हैं, स्टैट्स हैं, फ्यूचर में क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई फ्यूचर नंबर यहाँ पे हम सिर्फ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट को देखते हुए। श्योरिटी किसी चीज की नहीं है स्टॉक मार्केट में, प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो इसीलिए आप कोई भी बाय एंड सेल करें इन कंपनीज के अंदर, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, तभी किसी बाय एंड सेल का डिसीजन इसमें लें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें वीडियो को आप। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बेसिकली मैं स्टडी कर रहा हूँ अभी वायरिंग इंडस्ट्री को। बहुत सारी वायर कंपनी है, पॉलीकैब है, हेवल्स है, सभी वायर बनाती हैं, तो मैं उसको भी स्टडी कर रहा हूँ और उस पर भी आपके साथ एक व्यू शेयर करूंगा उन कंपनी से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दें आप। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।